नमस्कार। भारतीय राज व्यवस्था यहाँ पर आज हम पढ़ने जाएंगे और भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में भारतीय राज व्यवस्था में देखा था कि भारत के संविधान का संक्षिप्त इतिहास, इस पर हमने पिछली क्लास में कुछ जाना कि जब अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासन किया जाता है और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हो जाती है तो धीरे धीरे विदेशियों का भारत की ओर आवागमन हो जाता है और अंग्रेज उन सब में प्रभावी रहते हैं और यहाँ पर सभी को हराने में सफल हो जाते हैं और फाइनली जो पूरी सत्ता थी अपने हाथ में ले लेते हैं। 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है, काफी निर्णायक युद्ध होते हैं। और इसके बाद अंग्रेजों का जो भारत पर राज व्यापार तो करना ही चाहते थे, लेकिन व्यापार के साथ अब भारत पर उनका राज करने का जो सपना था वो भी पूरा होने जा रहा था। और यहाँ पर शासन करने के लिए उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर एक्ट बनाए। तो इस कड़ी में सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसी प्रकार से अंग्रेजों का जो शासन करने का जो अपने एक्ट और अधिनियमों में बदलाव लाते रहते हैं और अलग अलग चीजों को जोड़ते रहते हैं और कंपनी के जो पहले कंपनी को अधिकार देते हैं, फिर कंपनी से अधिकार छीन करके ब्रिटिश जो क्राउन होता है उसको अधिकार दे देते हैं और इन सबको अधिकार दे देने के बाद जो 1857 का जो क्रांति होती है, 1857 की जो महान क्रांति होती है भारतीय इतिहास की, उस क्रांति से अंग्रेज काफी प्रभावित हो जाते हैं और अंग्रेज समझ जाते हैं यदि हमने सही तरीके से आगे की जो नीतियां नहीं बनाई तो हमारा जो शासन है वो खतरे में पड़ जाएगा। और इसके बाद 1858 में बहुत सारे सुधार करते हैं। तो साथियों, हमने भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत पिछली क्लास में भारतीय संविधान बनने की जो जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को हमने समझना है यहाँ पर कि कैसे कैसे भारतीय संविधान बनने का जो रास्ता होता है वो साफ हो जाता है और कौन कौन से महत्वपूर्ण और निर्णायक एक्ट होते हैं और कौन सी ऐसी चीजें होती हैं कि भारतीय संविधान बनने का जो रास्ता है वो साफ हो जाता है और भारतीय संविधान सभा बनाने पर विचार विमर्श किया जाता है। कैसे भारत से अंग्रेजों की जो अपने देश लौटने का रास्ता साफ होता है। इन सारे पहलुओं पर हम इन आर्टिकलों के माध्यम से जो अंग्रेजों के जो एक्ट थे इन एक्टों के माध्यम से समझते हैं। तो साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की इस श्रृंखला में 1858 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उस एक्ट को समझने के बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं 1861 का जो 1861 का भारत शासन अधिनियम है। इस अधिनियम पर चर्चा करें तो 1861 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम में कहा गया कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी होगी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का में विस्तार किया जाएगा, एक ये फैक्ट रखा गया। और दूसरा, विभागीय जो प्रणाली है उसको भी प्रारंभ किया जाएगा। विभाग के अंतर्गत जो विभागीय प्रणालियां हैं उन प्रणालियों को प्रारंभ करने का काम शुरू किया गया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति थी वो दी गई कि गवर्नर जनरल जो क्या करेंगे कि अध्यादेश को जारी करेंगे। गवर्नर जनरल को ये शक्ति प्रदान की गई। इससे पहले गवर्नर जनरल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं थी। इसके बाद जो 1861 का भारत शासन अधिनियम है, इसमें कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को रखने की शुरुआत की गई कि भाई जो अब कानून बनेंगे उसमें भारतीय प्रतिनिधि भी शामिल हो सकेंगे। भारतीयों के लिए भी ये अधिकार पहली बार मिल रहा था कि कानून बनाने की प्रोसेस में भारतीय लोग भी शामिल हो। तो ये आपको समझना है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत। तो ये सारा पढ़ा हमने 1861 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके अंतर्गत की महत्वपूर्ण बातें। साथियों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं 1873 का अधिनियम। 1873 का जो अधिनियम होता है उसमें ईस्ट इंडिया को फाइनली भंग कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया के पास जो पहले अधिकार दे दिया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों अधिकार दिए गए थे, पहले उनसे
बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकार दिए गए थे, तो अब दोनों अधिकारों पहले एक अधिकार को खत्म कर लिया गया था, अब दूसरे अधिकार को भी पूर्ण रूप से समाप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी को ही पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1873 के जो अधिनियम होता है, भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों का, उसके तहत खत्म कर दिया जाता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया था। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया था। अधिनियम 1873 का माना जाता है ये, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट इसमें आता है साथियों कि 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भंग हो गई तो भारत में शाही उपाधि अधिनियम लाया गया कि जो ब्रिटेन की महारानी होगी वही भारत की भी महारानी होगी। तो ये शाही उपाधि अधिनियम क्या था? तो 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। जो ब्रिटेन की महारानी थी उसको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। अगला पॉइंट है साथियों इसी में 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1892 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन शुरू होने बैठ गए थे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसके अतिरिक्त जो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, तो इस पर बजट पर बहस करने की जो प्रथा थी वो प्रारंभ की गई। बहस कि कोई भी बजट लाएगा उस बजट पर पहले बहस होगी और जो कार्यकारिणी इस बजट को लाएगी उस कार्यकारिणी से विपक्ष प्रश्न पूछेगा कि भाई आपने ये बजट लाए, कैसे लाए, कितना पैसा कहां डाला। इस पर प्रश्न पूछने की शक्ति भी प्रदान की गई। तो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम की। तो बजट पर कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम 1909 का मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम। 1909 का मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम। इस अधिनियम में जो सांप्रदायिक अलग अलग संप्रदायों में खास करके मुस्लिम लोगों को भी वोट देने का प्रावधान दिया गया, वोट देने का अधिकार दिया गया। तो यही मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम है 1909 का। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कि मुस्लिम जो समुदाय होगा वो अपने पृथक तरीके से चुनाव लड़ सकता है, प्रतिनिधित्व कर सकता है। मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाताओं द्वारा कराने की जो प्रोसेस थी वो इसमें की गई कि जो मुस्लिम मेंबर होंगे उनका चुनाव भी मुस्लिम जनता ही उनको चुनेगी। इसके अतिरिक्त इस मिंटो मार्ले को इस सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। मिंटो मार्ले को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। पहली बार मुस्लिमों को वोट देने का जो अधिकार प्रदान करवाया वो मिंटो मार्ले द्वारा ही करवाया गया था। इसके बाद साथियों इसमें भारतीयों को भारत का सचिव तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्ति कि भारतीय लोगों के लिए एक भारतीय सचिव होगा और वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में काम कर सकेगा। इस प्रकार से भारत के जो अधिकार थे धीरे धीरे भारत को कुछ अधिकार मिलने शुरू हो रहे थे। इसके अतिरिक्त इसमें नेक्स्ट है केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों पर पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों को पहली बार जो बजट है केंद्र और प्रांत के जो पहली बार बजट पर बहस करने का जो पहली बार बजट पर वाद विवाद करने का प्रोसेस जो इस अधिनियम के तहत दिया गया कि केंद्र और जो प्रांत हैं वो अपने बजट पर बहस कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने और प्रश्न पूछने की शक्ति। सार्वजनिक हित के जो विषय हैं उस विषय पर प्रस्ताव पेश करने और प्रश्न पूछने की शक्ति। इसके अतिरिक्त प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई और भारतीय पहले जो सचिव होते हैं भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी होते हैं भारत के पहले सचिव जो होते हैं। इसके अतिरिक्त 1909 का लॉर्ड माले इंग्लैंड में भारत के पहले सचिव होते हैं 1909 में। तो ये सारी की सारी बातें 1909 का जो मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम था उससे समझने के लिए मिलती है। इसके अतिरिक्त देखिए साथियों 1919 का मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम में बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें की जाती हैं। जिस प्रकार आप देखते हैं केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। केंद्र में 2 सदन होंगे
और 2 सदन होंगे तो द्विसदनात्मक विधायिका की यहाँ पर स्थापना की गई। नेक्स्ट, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली में परिवर्तन किया गया। प्रांतीय विषयों का विभाजन किया गया। भारतीय सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार। जो भारत का सचिव होगा वो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, कि यहाँ पर पहली बार लोक सेवा के लिए एक आयोग बनेगा, उस आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। और दूसरी बात, उस आयोग के लिए एक समिति बनाई गई थी लोक सेवा आयोग के लिए, जो ली समिति के नाम से जानी जाती है। और ये लोक सेवा आयोग के गठन से यहाँ पर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर केंद्र और राज्य का जो बजट होगा वो अलग अलग होगा और वो अलग अलग तरीके से अपने बजट को डिबेट कर सकते हैं इसमें। इसके अतिरिक्त वैधानिक आयोग का भी यहाँ पर गठन किया गया। तो ये 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्बर्स सुधार अधिनियम है। इसके अंतर्गत हमने ये सारी महत्वपूर्ण चीजें देखी। इसके अतिरिक्त आता है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम जब भारतीय संविधान सभा बनती है उस समय में भी ये लागू रहता है। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जो अभी भी भारतीय संविधान में जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतों को खुद की स्वायत्ता प्रदान की जाए। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की जाए। इसके अतिरिक्त संघीय न्यायालय, अब एक अलग अलग जगहों पर अलग और न्यायालय होंगे, लेकिन एक बड़ा जो न्यायालय होगा वो संघ का होगा, संघीय न्यायालय होगा। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता होगी, यहाँ पर ब्रिटेन से ही सारे अधिकार लिए जाएंगे, सारे जो पावर होगी ब्रिटेन संसद की सर्वोच्चता होगी। भारत परिषद का अंत कर दिया जाएगा और सांप्रदायिक निर्वाचन का भी विस्तार किया जाएगा, कि सांप्रदायिक निर्वाचन की जो पद्धति है उसमें विस्तार किया जाएगा। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 था जो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है और भारत की आधुनिक भारतीय संविधान में भी इसकी झलक देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात इस पर चलते हैं। 1947 का भारत शासन अधिनियम। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को भारतीय शासन अधिनियम किया गया, लेकिन इसको 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिलती है और इस अधिनियम में 20 धाराएं होती हैं। नेक्स्ट बात इसमें आती है, अधिनियम में 2 राज्यों की स्थापना की गई कि भाई 2 अधिराज्य होंगे, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान जब तक अपनी संविधान सभा नहीं गठित कर लेते, जब तक संविधान का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक उनको सत्ता नहीं दी जाएगी और जो सत्ता चलेगी भी भारत में वो 1935 के अधिनियम द्वारा चलेगी। और इसके अतिरिक्त जो देशी रियासतें थी उनको भी ये अधिकार दिया गया, वो जो ब्रिटेन की सर्वोच्चता थी उन पर से उसको खत्म कर दिया गया और उनको अधिकार दिया गया चाहे वो स्वतंत्र रह सकते हैं, चाहे भारतीय संघ में विलय हो सकते हैं या पाकिस्तान में विलय हो सकते हैं। इसी प्रकार से ये देखने को मिलता है। और इसके अतिरिक्त संविधान सभा में विधानमंडल के रूप में संविधान सभा जो है विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। 1935 का भारत शासन अधिनियम संविधान बनने तक जारी रहेगा और देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोच्चता का अंत कर दिया जाएगा। अब देशी रियासतें स्वतंत्र हो गई थी, वो अपना स्वतंत्र शासन चला सकती थी या भारत के साथ मिलकर के या पाकिस्तान के साथ मिलकर के रह सकती थी। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस थी, यही प्रोसेस भारतीय संविधान को बनाने का रास्ता साफ करती है। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में आजादी में, हमारे देश को आजाद कराने में बहुत सारे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और जो आज हमें हमारा संविधान देखने को मिलता है वो कोई इतनी आसानी से हमारा संविधान हमें देखने को नहीं मिलता, जो कि हमें हर प्रकार के राइट्स देता है, हमें हर प्रकार के अधिकार देता है। ये सारी की सारी पावर हमारे बुद्धिजीवियों की है, जिसकी वजह से हमें अपने संविधान पर हमारा संविधान हमें हर पद देता है, वो हमारा संविधान ही देता है। और इस संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बहुत सारे वीर पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया, जैसे झांसी की रानी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अनगिनत लोग हैं जिन्होंने भारत को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। और कुछ ये अंग्रेजों के जो एक्ट थे, जो प्रावधान थे, यही भारतीय संविधान में अडॉप्ट किए गए और भारतीय संविधान में इन प्रावधानों के अतिरिक्त भारत ने
अलग अलग देशों से भी अलग अलग प्रावधानों को लिया, जो कि हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। अलग अलग देशों से जैसे अलग अलग प्रावधान को लेते हैं, जैसे उसमें अमेरिका के संविधान से कुछ प्रावधान लिए जाते हैं, आयरलैंड के लिए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका के, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के, फ्रांस के, अलग अलग देशों के संविधान से भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजों को जोड़ा जाता है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसको अंबेडकर जी ने कहा था कि ये जो अधिनियम है, ये एक ऐसा भारत एक कार तो है लेकिन बिना इंजन वाली कार है, उसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। तो ऐसा ये अधिनियम था 1935 का अधिनियम। तो इस प्रकार से अंग्रेजों को अंग्रेजों के जो पूरे अधिकार अपने पास रखे हुए थे, धीरे धीरे उनकी जड़ों को खोखला करने का काम किया गया और भारतीयों को भी कुछ अधिकार मिलने बैठे। और लास्ट में जो उनकी संसद के पास पूरे अधिकार थे, उनको भारत सरकार ने प्रेशर बना के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की आजादी सपूत हुए हैं, उन्होंने ब्रिटेन पर हर तरफ से दबाव बनाने का काम किया और फाइनली उनको एक प्रस्ताव लाना पड़ा। और उस प्रस्ताव के तहत भारत को संविधान सभा बनाने के लिए कहा जाता है। और ये जो संविधान सभा बनाई जाती है, ये इस संविधान सभा को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगता है। संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे मंथन किए जाते हैं, बहुत सारे इस संविधान को, हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट किया जाता है। काफी इसके 3 वाचन होते हैं और उस समय का इसमें 63 लाख रुपए का खर्चा आता है भारतीय संविधान को बनाने में। तो साथियों, ये थे हमारे देश का जो संविधान का इतिहास था। उस इतिहास को हमने यहाँ पर जाना कि हमारे देश का संविधान का अंग्रेजों के समय में क्या इतिहास था और कैसे हमारे देश के संविधान के लिए सीढ़ियां बननी प्रारंभ हुई और कैसे ब्रिटेन की संसद में विधेयक पास किया गया और कब किया गया और कैसे स्वीकृति मिली और कब स्वीकृति मिली, कैसे भारत को आजादी प्राप्त हो सकी। तो आज भारतीय संविधान के इतिहास की जो ये क्लास थी, ये क्लास साथियों आज यहीं पर समाप्त होती है। और नेक्स्ट जो क्लास आएगी अब आपकी, वो नेक्स्ट टाइम पर आएगी। तो भारतीय संविधान के विकास का जो संक्षिप्त इतिहास था, अब ये आपके कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन सी आपका आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। और यदि आप लोग ऑफलाइन माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान प्रगति करियर कोचिंग संस्थान, निकट यूनियन बैंक, मेन मार्केट अगस्त्यमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग में आकर के आप ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं। हमारे संस्थान में फुल फैकल्टी है, आपको हर विषय की विशेषज्ञ हैं, उन विशेषज्ञों द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। साथियों, आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।